बॉलीवुड ने एक बार फिर हमारे देश की राजनीति को गरमा दिया। ऋचा चड्ढा के सेना पर दिए गए बयान पर घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ऋचा चड्ढा ने माफी तो मांग ली है, लेकिन अब कांग्रेस ऋचा चड्ढा के बचाव में उतर आई है। बॉलीवुड एक्टर और कांग्रेस के नेता नगमा ने ऋचा चड्ढा का बचाव किया, जिसने एक बार फिर से हंगामा खड़ा कर दिया है। Indian Army will carry out any order which has been given by the Government of India. भारतीय सेना पर किया गया एक तंज, जिस पर बयान देने वाली एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने खुद माफी मांग ली, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने इसे एक बार फिर हवा दे दी। बॉलीवुड एक्ट्रेस और कांग्रेस की नेता नगमा ऋचा चड्ढा के समर्थन में उतर आईं। नगमा ऋचा की बेहुदा मस्खरी को सरकार से जोड़कर सही ठहराने की कोशिश करने लगी। सम्मान के साथ उन्हें देखते हैं, तो ये ट्वीट जो मैंने किया था, ये एक आर्मी मैन को ही मैंने सेकंड करके किया था, और उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई गलत बात हुई थी, क्योंकि पास्ट में हमने देखा है कि जनरल जो है, आर्मी जनरल भी जाके बीजेपी ज्वाइन किए हैं। तो इस संदर्भ में जब उन्होंने इस इलेक्शन के टाइम पे कोई बयान दिया, तो उस पे ये बात वाजिब बनती है कि ऐसा हो भी सकता है। नगमा ने सेना के बयान को गुजरात चुनाव से जोड़ दिया। नगमा ने कर्नल अशोक कुमार सिंह के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, एकदम सही। कर्नल अशोक सिंह ने ट्वीट किया था कि ऋचा ने सेना पर टिप्पणी नहीं की, बल्कि सेना के उस बयान पर टिप्पणी की है जो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए था। मतलब साफ है कि ऋचा चड्ढा का ट्वीट और उस पर शुरू हुए विवाद में सियासी एंगल आ चुका है। अगर गवर्नमेंट आदेश देगी तो पीओके ले लेंगे, हम मतलब सेना तैयार है। आपको लगता है ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, और मेरा भी ट्वीट जो है वो बिल्कुल सही संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि पर आज ये समय पर, इलेक्शन के समय पर ये कहना, ये अपने आप में एक चीज को परे रखकर नहीं देखा जा सकता कि इस समय पर क्यों कहा जा रहा है ये एक बयान। और ऐसा भी नहीं गलत है कि पिछले कोई जनरल कमांडर कोई बीजेपी में नहीं गए हैं। उधर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत भी मैदान पर उतर आईं। ऋचा चड्ढा के बयान पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ऋचा के बयान की आलोचना करने वाले अक्षय कुमार को घेरने की कोशिश की। अक्षय कुमार को प्रधानमंत्री का इंटरव्यू याद दिलाने लगी। आप आम खाते हैं, कैसे खाते हैं? काट कर खाते हैं या गुठली के साथ? वो वॉश बेसिन पर खड़े होकर आम खाने का मजा ही कुछ और है। आप ऐसे सवालों तक ही सीमित रहिए। एक विदेशी से भला हम अपनी सेना के शौर्य और पराक्रम और राष्ट्रवाद पर भाषण क्यों सुने? ऋचा के बयान के बाद बॉलीवुड भी अभिनेत्री के खिलाफ उतर आया है। अक्षय कुमार ने ट्वीट कर ऋचा की आलोचना की थी। ये देखकर दुख होता है कि हमें कभी भी अपने आर्म फोर्सेस के प्रति इतना एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। वो हैं तो आज हम हैं। बॉलीवुड से जुड़ी कई हस्तियां ऋचा पर निशाना साध रही हैं। देश की बुराई करके कुछ लोगों के बीच लोकप्रिय होने की कोशिश करना कायर और छोटे लोगों का काम है, और सेना के सम्मान को दांव पर लगाना इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। वर्दी पहने हमारे वीर जवान हमारे देश और हर नागरिक की सुरक्षा के लिए अपना जीवन दांव पर लगाते हैं। हम कम से कम उनका सम्मान और आभार व्यक्त कर सकते हैं, उनके साहस को वंदन कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ये लोग ना घर बैठे बैठे मुझे लगता है नशे में पी भी लेते हैं और उसके बाद ट्वीट करना स्टार्ट कर देते हैं, और इनकी वजह से कंट्रोवर्सीज बन जाती हैं। ऋचा चड्ढा हो या कोई भी हो, आई डोंट लाइक इट। मतलब धर्म के नाम पे या फिर आर्मी पे रिलेटेड, अगर आप में दम है तो आप आर्मी में जाकर करके दिखाओ ना जो काम वो लोग करते हैं। फिल्म निर्माता और कश्मीरी पंडितों की आवाज को बुलंद करने वाले अशोक पंडित ने तो बाकायदा ऋचा चड्ढा के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। वहीं मामले पर सियासत करने वालों पर हमला किया। और ऋचा चड्ढा को इस क्राइम के लिए, और उनके सपोर्टर्स भी अगर हैं और वो इस चीज में बिलीव करते हैं, उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए एज पर लॉ। ये इशू पॉलिटिक्स का नहीं है, ये इशू है देश की अस्मिता को, देश के सिक्योरिटी फोर्सेस की इज्जत को बचा के रखना। बहरहाल विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। बॉलीवुड से शुरू हुई ये आग अब पूरी तरह से सियासी हो चुकी है। आज तक ब्यूरो। इससे पहले ऋचा चड्ढा ने अपना विवादित ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन उनके ट्वीट के लिए उन्होंने माफी भी मांगी। आखिर कैसे शुरू हुआ था ये विवाद और कैसे अभी भी चल रहा है, आइए हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। Indian Army will carry out any order which has been given by the Government of India.
भारतीय सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दम भरा था कि हमारे देश के जांबाज जवान तैयार हैं पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस भारत में मिलाने के लिए। किसी भी भारतीय के लिए ये जवाब रगों में उबाल लाने वाला था, मगर अभिनेत्री ऋचा चड्ढा को पता नहीं क्या सूझा कि वो मस्खरी करने ट्विटर पर चली आईं। ऋचा चड्ढा ने लेफ्टिनेंट के बयान को रीट्वीट करते हुए लिखा, गलवान सेज हाय, मतलब गलवान हाय कहता है। हंगामा बढ़ने लगा तो ऋचा चड्ढा ने ट्वीट डिलीट कर दिया। वहीं माफी मांगी, खुद को सेना की फैमिली से जुड़ा बताया, नाना और मामा को याद किया। इस ट्वीट से मेरा उद्देश्य सेना का अपमान करने का नहीं था। मेरे 3 शब्दों को विवाद में घसीटा गया। अगर किसी को भी बुरा लगा हो तो माफी चाहती हूँ कि मेरे नाना जी खुद फौज में थे और लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट पर थे। भारत चीन युद्ध में उनके पैर में गोली लगी थी। मेरे मामा जी भी पैराट्रूपर थे। ये मेरे खून में है। सबको मालूम है कि एलएसी पर गलवान घाटी में चीनी सैनिकों को भारतीय जवानों ने पटखनी दी थी, उन्हें अपना शौर्य दिखाया था। चीनी धोखे की वजह से हमारे 20 सैनिक भी शहीद हो गए थे। ऐसे में ऋचा के बयान से आज वो आहत नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मेरा यही उनसे सवाल होगा कि आज उन्होंने गलवान का नाम लिया, लेकिन वो इतने गलवान का वाक़े हुए कम से कम 2 साल हो गए। क्या कभी इस दौरान वो जो परिवार, जो शहीद के परिवार थे, कभी उनके बारे में उनकी जानकारी कभी ली, और जो आज इस तरह से वो बयान दे रही हैं? ऋचा ने भले ही ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन उनकी लगाई ये आग तेज होती चली गई, जिसने पूरी तरह से सियासी रंग ले लिया। भारतीय सेना के शौर्य और क्षमता के ऊपर किसी भी व्यक्ति के मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को, चाहे समाज के किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहा हो, इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए। महाराष्ट्र में तो महाभारत छिड़ गई। किसी ने ऋचा का बहिष्कार की बात कही, किसी ने कहा देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्या चड्ढा का आज का ट्वीट ये 100% देशद्रोही इस प्रकार का ट्वीट है? उद्धव गुट वाली शिवसेना के प्रवक्ता ने भी ऋचा चड्ढा के खिलाफ बयान दिया। ये कौन लोग हैं जो भारत में रहकर भारतीय जाबाजों का अपमान करने से नहीं हिचकते? उस पर ये महिला कहती हैं कि गलवान सेज हाय, तंज कस रही है गलवान को लेकर। अरे तुम क्या जानती हो गलवान के बारे में? 1-1 इंच जमीन के लिए हमारे देश के जवान शहीद हो गए, और आप ऐसी भाषा का उपयोग कर रही हैं कि गलवान सेज हाय। मैं मांग करता हूं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से कि ऐसी महिला पर, ऐसे कलाकार पर तुरंत कार्रवाई करें। इतना जहर आप भारत के खिलाफ लाते कहां से हैं? ऋचा चड्ढा की माफी के बाद भी लोगों में आक्रोश कम नहीं हो रहा है। मांग की जा रही है कि ऋचा चड्ढा का पूर्ण बहिष्कार किया जाए। ऋचा चड्ढा सामने आकर माफी मांगती है। अब ये नौटंकी वाली माफी से काम नहीं चलेगा। कानून अपना काम करेगा, पर हम सारे 140 करोड़ देशवासी यदि उसकी कोई फिल्में नहीं देखें, निर्माता उसे अगर कोई अपने फिल्मों में काम नहीं दे, तो क्या भविष्य में फिल्म जगत का कोई भी हमारे जवानों का इस प्रकार से अपमान करने की हिम्मत नहीं करेगा? ऋचा चड्ढा के 3 शब्दों ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। अब उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन मामले पर पूरी तरह से सियासी रंग चढ़ चुका है और मुद्दा अभी शांत होता नजर नहीं आ रहा है। आज तक ब्यूरो। और अब खबर दिल्ली की राजनीति की, जहां एमसीडी चुनाव से पहले नए मुद्दे पर घमासान छिड़ गया। अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा के खतरे को लेकर घमासान मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी केजरीवाल की हत्या की साजिश रच रही है, लेकिन बीजेपी ने कहा है कि हम सिर्फ केजरीवाल की चिंता कर रहे थे। ये बात मनोज तिवारी ने कही है। बीजेपी के सांसद, बीजेपी के दिल्ली प्रदेश पूर्व अध्यक्ष, और उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने। मनोज तिवारी जी ने एक तरह से धमकी दी है केजरीवाल जी को, और मनोज तिवारी जी की उस धमकी से साफ हो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करने की साजिश कर रही है। जिस तरह से कल मनोज तिवारी जी ने जिस भाषा में बात की है, वह पूरी तरह से खुली धमकी है कि षड्यंत्रों में अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने में नाकामयाब भाजपा तरह तरह की गाली गलौज, तरह तरह के आरोपों, तरह तरह के झूठ में उनको बदनाम करने की कोशिशों में नाकाम हुई भाजपा अब हत्या की कोशिशों पर उतर आई है।
जिस तरह का षड्यंत्र रचा गया है वो मनोज तिवारी जी की भाषा से साफ हो जा रहा है। मैंने कल अरविंद केजरीवाल जी के सुरक्षा की चिंता की है। मैं तो उनको चाहता हूं कि वो सुरक्षित रहे। जिस प्रकार से उनके विधायक पिट रहे हैं, जिस प्रकार से उनका एक कार्यकर्ता मौत के मुंह में समा गया है, ये सारी स्थितियां बड़ी चिंताजनक हैं। हमारा ट्वीट पढ़े, हम क्या लिखे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता अरविंद केजरीवाल जी की हत्या की धमकी दे रहा है। वो पहले से बता रहा है कि ऐसा होने जा रहा है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल देश में एक बहुत लोकप्रिय नेता हैं। वो एक काम करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। लोग उनको इस रूप में देखते हैं कि ये व्यक्ति जो कहता है वो करके दिखाता है। इसकी राजनीति में चोरी चकारी की गुंजाइश नहीं है, धोखा देने की गुंजाइश नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति जनता के भरोसे की राजनीति है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब अपने निम्नतम स्तर पर उतर के उनकी हत्या कराने की साजिश कर रही है और हम इसको लेके पुलिस और चुनाव आयोग दोनों के पास जाएंगे। ये हत्या की और हत्या की धमकी की जो स्क्रिप्ट है ना, ये आम आदमी पार्टी की बहुत पुरानी है। ये सब देखिए हमारे पास क्या है, ये देखिए, ये सब मनीष सिसोदिया जी का ट्वीट है। केजरीवाल की हत्या करवाना चाहती है बीजेपी। किस डेट की है? ये 2019 में है। ये अलग डेट है। तो ये तो हर साल खाली साल बदलता है। इनका आरोप यही रहता है। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई, जहां आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट इस समय चल रहा है। आफ्ताब के पॉलीग्राफी टेस्ट का लगातार आज तीसरा दिन है और अगर आज प्रश्न पूरे नहीं हुए तो कल भी आफ्ताब को बुलाया जा सकता है। मतलब ये कि पॉलीग्राफी टेस्ट जो है वो कल भी चलता रहेगा। हालांकि आफ्ताब अभी तक पुलिस को गुमराह कर रहा है। वो सीधे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे रहा है। आफ्ताब छोटे छोटे जवाब दे रहा है और उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसका जो कॉन्फिडेंस है वो भी पुलिस के लिए एक पहेली बना हुआ है, क्योंकि पुलिस को वो और ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है। तो क्या श्रद्धा मर्डर केस अब सुलझ गया? क्या पुलिस को मिल गए हैं श्रद्धा मर्डर केस के पूरे सबूत? लेकिन अभी तो पुलिस के लिए बहुत काम बाकी है, क्योंकि ये कहानी धीरे धीरे दृश्यम फिल्म के अंजाम की तरफ बढ़ती दिखाई देने लगी है। श्रद्धा मर्डर केस का दृश्यम कनेक्शन। रहस्य की परतों में लिपटा श्रद्धा मर्डर केस। आफ्ताब के झूठ और सच में उलझी पुलिस। अदालत के सामने पुलिस ने अपने रिमांड लेटर में लिखा था कि आफ्ताब के पास से पुलिस को एक ऐसा नोट मिला है जिसमें वो लाश के टुकड़ों का सारा हिसाब किताब रखता था, यानी लाश के किस हिस्से को उसने कहां ठिकाने लगाया, इसके बारे में भी वो एक नोट में लिखता था। यानी पुलिस की इस तफ्तीश की थ्योरी से ये भी साफ हो जाता है कि आफ्ताब ने श्रद्धा का कत्ल गुस्से में अचानक नहीं किया था। आफ्ताब ने श्रद्धा का कत्ल पूरी प्लानिंग के साथ किया था। आफ्ताब ने कत्ल की प्लानिंग मई में ही कर ली थी। आफ्ताब ने प्लानिंग के तहत मुंबई को छोड़ा। पॉलीग्राफ